Hello everyone, welcome to UPSC feed for revision कम क्रैश कोर्स ऑफ पॉलिटी। तो पॉलिटी का एक क्रैश कोर्स हम क्विक रिवीजन मॉड्यूल्स ऑफ विजन आईएएस से कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप विजन आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए देन लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे एंड द पार्ट 1 is covered here. So let's start. What exactly is this parliament? पार्लियामेंट लॉज बनाता है। इंडियन लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं। सेकंड इज ये राइट्स देता है हमारे सीओएम को। सीओएम, व्हाट इज सीओएम? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है वॉइस ऑफ पीपल। इंडियन पीपल ही चुनते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो पार्लियामेंट का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट कमिंग दैट इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन वह यहाँ से आती है दैट इज very much authentic and we can rely on that. Next comes what are the components of parliament. There are 3 components. First one is president, second is lok sabha and third one is rajya sabha. जो president हैं that is neither part of lok sabha and nor part of rajya sabha, लेकिन फिर भी इनको एक इंटीग्रल पार्ट बोला जाता है। बिकॉज अगर कोई बिल पास किया है दोनों हाउसेज ने तो तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक उसे प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिल जाता। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ही समन और प्रोरोग्यू करते हैं दोनों हाउसेस को। नेक्स्ट इज ही ओनली डिसॉल्व द लोकसभा। ही ऑल्सो एड्रेसेस बोथ द हाउसेस एंड ऑर्डिनेंसेस भी यही इशू करते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब इंडिविजुअली बात करेंगे इन सब की। नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, या फर्स्ट चैम्बर या पॉपुलर हाउस या हाउस ऑफ पीपल, ये सब नाम हैं लोकसभा के। राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, सेकंड चैम्बर बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स या काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है बाइकैमरलिज्म को। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हमें पॉइंट्स याद करने होंगे कि व्हाट एग्जैक्टली कम्स वेयर। जैसे लोकसभा रिप्रेजेंट करता है पीपल्स विल को, ऐसे ही राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। लोकसभा के एमपीज एंड राज्यसभा के एमपीज में क्या डिफरेंस होता है? जस्ट एज्यूम दिस इज ए स्टेट। इस स्टेट में जैसे कि 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं सिमिलर स्टेट। जस्ट एज्यूम दिस इज स्टेट ए। स्टेट ए में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो जो एक लोकसभा का एमएलए है, एमपी है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो राज्यसभा का एमपी है वो कंप्लीट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। Coming forward, what is the composition of both the houses? Let's talk about the maximum strength of Lok Sabha, that is 550, from which 530 members represents the state and 20 members represent union territories. पहले 2 members को रिप्रेजेंट किया जाता था एज एंग्लो इंडियंस, बट आफ्टर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये हटा दिया गया है। एंड व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ? एक्चुअल स्ट्रेंथ है 543, जिसमें से 524 आर फ्रॉम स्टेट्स एंड 19 आर फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपको ये 530 एंड ये 13 मिले, बट ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि पहले सिस्टम था। अभी दे आर पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। प्लीज ये करेक्ट कर लेना। द करेक्ट वन इज 524 फ्रॉम स्टेट्स एंड 19 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। फ्रॉम द स्टेट दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। सिमिलरली यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 के थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। कमिंग फॉरवर्ड टू द राज्यसभा, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा है 250, जिसमें से 238 मेंबर्स को रिजर्व रखा गया है फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 मेंबर्स आर रिजर्व फॉर नॉमिनेटेड मेंबर्स। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट है वो शेड्यूल 4th में मेंशन्ड है।
और इन्हें इलेक्ट किया जाता है बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। सीट्स इन दीज स्टेट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रहती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन की। तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और जो हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से सिर्फ 3 ही, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, यहीं से यूनियन टेरिटरीज में रिप्रेजेंटेशन होती है। फिर बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स की। नॉमिनेटेड मेंबर्स आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज, इन सेक्टर्स से नॉमिनेट किए जाते हैं। एंड नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अब बात कर लेते हैं एक्चुअल स्ट्रेंथ की। राज्यसभा की करंट स्ट्रेंथ है 245, जिनमें से 233 आर फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। और अगर 233 की बात करें तो इनमें से 229 आर फ्रॉम स्टेट्स एंड 4 आर फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। कमिंग फॉरवर्ड, द सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा। फर्स्ट पॉइंट आता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इन द रिप्रेजेंटेशन इन टू रिस्पेक्ट बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स एंड बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द सेम स्टेट्स। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कहीं से तो रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि भाई एक जो एमपी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 करोड़ लोगों को, और दूसरा जो एमपी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 पीपल को। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सम यूनिफॉर्मिटी। सेकंड पॉइंट आता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो जब भी सेंसस होता है तो एक रीएडजस्टमेंट की जाती है। इनमें एलोकेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा, दूसरा डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो देखो, सेंसस के बाद हमें पता चलता है कि किस जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम रीएडजस्टमेंट करते हैं। सो पार्लियामेंट के पास ये पावर है टू डिटरमाइन द अथॉरिटी, जिसका नाम है डिलिमिटेशन कमीशन, और वो ये फैसला करती है कि कहाँ पे कैसे क्या रीएडजस्टमेंट करना है। हम एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करते हैं इन द सीट्स इन द लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमें रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो। जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम सीट्स देते हैं। ये हमने 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 में इसको एक्सटेंड कर दिया है टिल 2030। नेक्स्ट फीचर टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉर इलेक्शन टू लोकसभा। तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि बाकी और कौन कौन से सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम हमारे पास होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। सेकंड इज दिस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात अगर हम करें तो जस्ट एज्यूम कि 5 कैंडिडेट हैं, 1 2 3 4 एंड 5। कैंडिडेट नंबर 1 जो है उसको 40% वोट मिली है, सेकंड को 20%, थर्ड को भी 20%, फोर्थ को मिली है 10% एंड फिफ्थ को भी मिली है 10%। तो इन दैट सिनेरियो द फर्स्ट वन who has the maximum number of vote he won the election। तो इसके फायदे ये हैं कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, एंड इवन जो इलिटरेट लोग भी हैं उनको भी इजीली समझ में आ जाता है कि हु हैज़ वन द इलेक्शन। सेकेंडली, जो हमारा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, उसमें क्या है कि जैसे कि हमारे पास 2 पार्टी हैं या 3 पार्टी हैं, तीनों पार्टीज को वोट मिलेंगी। यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट्स को वोट नहीं मिलती, पार्टीज को मिलती हैं। तो जो जैसे कि मान लो 50% वोट फर्स्ट पार्टी को मिली है, सेकंड को मिली है 30% एंड थर्ड को मिली है 20%। तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी कि यहाँ से अगर मान लो 10 कैंडिडेट्स हैं तो 50 यहाँ से, 30 यहाँ से, 20 यहाँ से। बट इंडिया लोकसभा के इलेक्शन में ये यूज नहीं करता है। देन व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम? तो चलिए, ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए तो उसमें बीजेपी ने कितनी सीट जीती? 48, आम आदमी पार्टी 22 एंड कांग्रेस 0। बीजेपी
आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। तो क्या हम मान लें कि कांग्रेस को किसी ने वोट नहीं दी, या फिर बीजेपी को जितने लोगों ने वोट दी उससे हाफ लोगों ने ही आम आदमी पार्टी को वोट दी, तो ऐसा गलत होगा। बीजेपी को वोट मिली 45.5%, ये अप्रोक्सीमेटली है। आम आदमी पार्टी को मिली 43.5%, कांग्रेस को मिली 6.5% और बाकी अलग। तो अब आप ये देखिए कि कितने लोग, 45.5% लोग चाहते थे बीजेपी आए, 43.5 लोग चाहते थे आम आदमी पार्टी आए, तो उन्होंने इनके कैंडिडेट्स को वोट दिया। लेकिन जब फाइनल आउटपुट जो निकल रहा है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, दैट इज 48 एंड 22। ये इजी तो है, लेकिन क्या ये रियल विल ऑफ पीपल है? एंड कांग्रेस, जिनको 6.5% लोगों ने वोट दिया, उनके पास एक भी सीट नहीं है। सो दिस इज a probable question for prelims and mains as well. Let's go forward. Duration of two houses. लोकसभा की बात करें तो इट इज़ ए नॉन कंटिन्यूइंग चैम्बर, क्योंकि ये हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाता है। इसकी टर्म 5 साल की है। प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं और इसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। जो टर्म है लोकसभा का, उसे एक्सटेंड हम कर सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ये 1 साल के लिए एक बारी में कर सकते हैं, लेकिन कितनी भी लेंथ के लिए हम टोटल टर्म को एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो एक्सटेंशन है वो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते आफ्टर 6 मंथ्स, जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। तो विद इन 6 मंथ इलेक्शंस कराने होंगे। सेकंड वन इज राज्यसभा। अनलाइक लोकसभा जो कि एक नॉन कंटिन्यूइंग चैम्बर था, राज्यसभा इज ए कंटिन्यूइंग चैम्बर, क्योंकि यहाँ पे 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं हर दूसरे साल, जो कि एलिजिबल है फॉर री इलेक्शन एंड रिनोमिनेशन। तो देखो, इसको हम बोलते हैं परमानेंट बॉडी। परमानेंट बॉडी, और ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि 1/3 मेंबर हमारे 2 साल में चले गए, फिर अगले 2 साल में 2/3 मेंबर चले गए, मतलब 1/3 यहाँ गए थे एंड 1/3 फिर जो बचे हुए थे उनमें से 1/3 यहाँ चले गए एंड 1/3 यहाँ पे चले गए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता कि टर्म क्या होगा मेंबर्स का, लेकिन हमारा जो आरपीए एक्ट है 1951, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसने 6 ईयर्स सेट की हुई है टर्म ऑफ ए मेंबर। और जो आरपीए 2019, सॉरी, आरपीए 1951 है, वो हमारे प्रेसिडेंट को भी एम्पावर करता है टू कर्टेल टर्म ऑफ मेंबर्स। आगे हम बात कर लेते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो क्वालिफिकेशंस हैं, द फर्स्ट वन इज ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड इज कि उनको ओथ लेना होगा। थर्ड वन इज राज्यसभा के लिए है तो एज एटलीस्ट 30 ईयर्स होनी चाहिए, एंड फॉर लोकसभा इट शुड बी मोर देन 25 ईयर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज कि अगर पार्लियामेंट कोई क्वालिफिकेशंस बनाती है तो वो फॉलो करना होगा, एंड उसी के लिए एक एक्ट बनाया है, आरपीए एक्ट, और उसके अकॉर्डिंग भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट वन इज, जो इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा है, ही शुड बी पार्ट ऑफ ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, कहीं से भी हो सकता है। और राज्यसभा मेंबर्स कैन बी एन इलेक्टर फ्रॉम एनी स्टेट, ऐसा नहीं है कि वो उसी स्टेट में रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन है क्योंकि राज्यसभा का जो मेंबर है, he or she represent that state only, but still he can be from any of the state. Next is, जो मेंबर ऑफ एससी और एसटी कम्युनिटी से हैं, वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, एससी और एसटी ऐसी सीट्स से भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं जो उनके लिए रिजर्व नहीं है। तो ये सारे रूल्स जो हैं, दे आर गिवन इन आरपीए 1951। अभी हम बात कर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। So as per the constitution, the first point for disqualification is that the person is holding an office of profit. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वैसे कहीं पे डिफाइंड नहीं है, बट स्टिल हम कुछ पॉइंट्स को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कंसीडर करते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई इंसान किसी गवर्नमेंट ऑफिस में एक ऐसी पोजीशन पे है जहां से वो फाइनेंशियल गेन ले रहा है, तो इन दैट सिनेरियो हम उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड करते हैं। बट ये काफ़ी वेग डेफिनेशन है, यहाँ पे काफ़ी एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं।
तो वी नीड नॉट टू गो इन दैट मच डिटेल। सेकंड आता है कि अनसाउंड माइंड है। थर्ड इज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, कि दिवालिया निकल गया है। नेक्स्ट इज वो अब इंडिया के सिटीजन नहीं है, या फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है बाय एनी ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। एज पर द 1951 आरपीए एक्ट देयर आर मैनी डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। हम इनमें से कुछ देख लेते हैं कि जैसे कि फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस, ऐसा अगर है, या फिर अगर 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है, इन दैट सिनेरियो एज वेल। तो कमिंग फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो ये जो थे दैट इज फॉर नॉट अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। बट अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ चेक करें, तो एंटी डिफेक्शन हमारे 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन होगा ये चेयरमैन का होगा इन केस ऑफ राज्यसभा, एंड स्पीकर का होगा इन केस ऑफ लोकसभा। और जो डिसीजन है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एज वेल। तो चलो अब हम 4 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जिन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एंटी डिफेक्शन हो सकता है, सॉरी डिफेक्शन हो सकता है। अगर वॉलंटेरिली कोई मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है, जिसकी जिस पार्टी की टिकट से लड़के वो उस हाउस में आए थे, तो यहाँ पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ। सेकंड इज, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बोलती है कि यहाँ पे हमें वोट देनी है, और अगर वो बंदा वोट नहीं देता है, और अगर देता है तो किसी दूसरे मेंबर को देता है, इन दैट सिनेरियो एज वेल उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। फोर्थ पॉइंट, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ एक्टिव हो जाएगा, एंड दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड एज पर द एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट पॉइंट इज वैकेटिंग ऑफ सीट। इसमें फर्स्ट है डबल मेंबरशिप। तो हमारा जो आरपीए एक्ट ऑफ 1951 है वो बात करता है, अगर किसी का एक साथ दोनों हाउसेज में इलेक्शन हो जाता है, मींस ही गॉट इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेज, तो उनको पहले 10 दिन में बताना होगा कि वो किस हाउस को ज्वाइन करने करे रहना चाहते हैं। अगर नहीं बताया तो इन डिफॉल्ट उनकी जो राज्यसभा की सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, और वो लोकसभा का मेंबर रहेगा। सेकंड इज, अगर कोई सिटिंग मेंबर है एक हाउस का एंड ही गेट्स इलेक्टेड टू अदर हाउस, तो उनकी फर्स्ट हाउस की जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। मतलब अगर कोई इंसान लोकसभा का मेंबर है एंड अभी वो राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं, नाउ ही इज बोथ, तो जो फर्स्ट वाला था लोकसभा ये कैंसिल हो जाएगी एंड ही विल रिमेन द पार्ट ऑफ राज्यसभा। एंड इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन ए हाउस, तो उनको बताना होगा कि उन्हें कौन सी सीट रखनी है, नहीं तो उनकी दोनों सीट ही वैकेंट हो जाएंगी। एंड इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो इन दैट सिनेरियो अगर उन्होंने 15 डेज में रिजाइन नहीं दिया फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर, तो उनकी स्टेट वाली सीट पे वो रहेंगे एंड पार्लियामेंट वाली वैकेंट हो जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन की हम बात कर चुके हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन जो मेंशन्ड है 10th शेड्यूल में। हम रिटर्न में रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, या फिर इन केस ऑफ लोकसभा इट इज स्पीकर। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रेजिग्नेशन उनका एक्सेप्ट करें। अगर उनको लगता है कि ये वॉलंटेरिली नहीं है या फिर जेन्युइन नहीं है, उनको फोर्स किया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करें। और अगर कोई मेंबर एब्सेंट है फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ ए पीरियड ऑफ 60 डेज बिना हाउस की परमिशन के, इन दैट केस उनकी सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा। ऐसे कुछ अदर केसेस भी हैं। अगर इलेक्शन को कोर्ट ने वॉइड घोषित कर दिया है, नेक्स्ट इज एक्सपेल्ड बाय द हाउस है, या फिर अगर वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर बन जाते हैं, इन दैट केस एज वेल उनकी सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा। कमिंग फॉरवर्ड, ओथ और अफर्मेशन बाय एन एमपी। ओथ प्रेसिडेंट के नाम पे ली जाती है, और जब तक वो ओथ नहीं लेते, कोई एमपी अगर वो ओथ नहीं लेता है,
तो ही कैनॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग। ऑल्सो वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो उनको दी जाती हैं, इम्यूनिटीज जो दी जाती हैं, उनको भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओथ में मेंशन होता है कि दे विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सेकंड इज कि उनका पूरा फेथ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। थर्ड इज कि वो डिस्चार्ज करेंगे जो भी ड्यूटी उन्हें दी गई है। अगर हम सैलरी एंड अलायंसेस की बात करें तो ये डिटरमाइन की जाती हैं पार्लियामेंट के द्वारा। सैलरीज, अलायंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954। पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन पार्लियामेंट प्रोवाइड करती है पेंशन टू द मेंबर्स। जो सैलरीज एंड अलायंसेस हैं स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाते हैं। और यहाँ पे जो पार्लियामेंट में एनुअल वोट होती है, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू दैट कि भाई ये तो देना ही देना है, इसके ऊपर कोई वोटिंग नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की। तो इन केस ऑफ लोकसभा वो होते हैं स्पीकर, एंड इन केस ऑफ राज्यसभा वो होते हैं चेयरमैन। फर्स्ट हम देख लेते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन एंड टेन्योर के बारे में। तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं, ही इज इलेक्टेड फ्रॉम विद इन द मेंबर्स ऑफ लोकसभा amongst its member. Second is date of election is fixed by the president. और अगर हम बात करें कि उनको कब कब अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ सकता है, फर्स्ट इज ही सीज टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहे। सेकंड, रिजाइन बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि उनको रिमूव किया गया है थ्रू द रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा। इसका मतलब है इफेक्टिव मेजोरिटी। टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपको जाननी है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ऐसे रिजोल्यूशन को 14 डेज का प्रायर नोटिस देके ही लाया जा सकता है। अगर उनका रिमूवल प्रोसेस इज अंडर कंसिडरेशन, तो स्पीकर कैनॉट प्रिसाइड एट द सीटिंग ऑफ द हाउस। सेकेंडली, उनको बोलने का और प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का हक है, और वो वोट डाल सकते हैं, बट इन द फर्स्ट इंस्टेंस अगर इक्वल वोट्स हो जाती हैं, इन दैट सिनेरियो ही कैन नॉट वोट। नेक्स्ट इज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। जो स्पीकर अपनी सीट को वैकेट नहीं करते, उनका ऑफिस फिर भी रहता है टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। बाकी लोकसभा डिसोल्व हो जाती है, बट द सीट ऑफ स्पीकर रिमेन्स इंटैक्ट टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, वो कोई अलग से ओथ या अफर्मेशन नहीं लेते, वो एज ए एमपी ही लेते हैं। जो प्रोविजन है फॉर द सीट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से आया है, दैट इज मोंटेगू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट रोल की बात करें तो ही इज द हेड ऑफ लोकसभा और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स का। गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस होता है टू ऑल द मेंबर्स, और जितने भी कमेटीज होती हैं, हाउस है। फिर बात कर लेते हैं, ही इज द प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ द हाउस, जो कि हिज डिसीजंस इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज फाइनल, तो उनका डिसीजन ही फाइनल होता है। चेयरमैन होते हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी के। कमिंग नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ पावर। उनको पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा से। थर्ड, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस का मतलब है ये कहीं पे लिखी नहीं गई हैं, दे आर अनरिटन बट फॉलोड बाय ऑल द लोकसभा स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स। नेक्स्ट इज पावर एंड फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज दे मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस। ये फाइनल इंटरप्रिटेशन होते हैं ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन दैट हाउस। नेक्स्ट इज दे कैन एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग। तो कास्टिंग वोट उनके पास होती है, मतलब अगर टाई हो जाता है तो जो वोट वो करेंगे दैट विल बी फाइनल। अगर ज्वाइंट सीटिंग है लोकसभा एंड राज्यसभा की, तो उसको प्रिजाइड करेंगे। अगर एक सीक्रेट सीटिंग के बारे में बात चल रही है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है एनी लीडर ऑफ द हाउस, तो उसको अलाउ स्पीकर ही करेंगे। वो डिसाइड करेंगे अगर कोई बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। एंटी डिफेक्शन के थ्रू अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है तो वो डिसाइड करेंगे।
and this is subjected to judicial review as well. वो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज जो होती हैं हमारे देश में, उनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बन जाते हैं। लोकसभा के स्पीकर की जो पोजीशन है वो एक इम्पार्शियल पोजीशन है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अगर वो सिर्फ अपनी ही पार्टी का फेवर करेंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। इसलिए उनको टेन्योर की सिक्योरिटी दी जाती है ताकि उनकी पार्टी अगर उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले। नेक्स्ट इज, प्लीज ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी गिवन है बट इट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। ऑल द देन मेंबर्स ऑफ हाउस एंड इट नीड टू बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 15 मेंबर्स। ये बात हम कर चुके हैं। उनको सैलरी एंड अलायंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। His work and conduct cannot be discussed and criticized in the लोक सभा। लेकिन अगर सब्सटेंटिव मोशन है तो इन दैट सिनेरियो हम कर सकते हैं। उनकी जो पावर है रिगार्डिंग रिलेटिंग प्रोसीजर, कंडक्टिंग बिजनेसेस या मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस, उनको किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है। ऑल्सो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैरेलली रखा जाता है एट 7th पोजीशन। इन इंडिया स्पीकर डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी। कुछ कंट्रीज में ऐसा करना कंपलसरी है बट इन इंडिया दे रिमेन टू बी द मेंबर ऑफ दैट पार्टी। नेक्स्ट इज स्पीकर प्रोटेम। तो ये जो ऑफिस है दैट इज अ टेम्परेरी ऑफिस ऑफ स्पीकर प्रोटेम। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लोकसभा से ही एज स्पीकर प्रोटेम। तो देखो होता क्या है, मानो लोकसभा डिसॉल्व हुई है तो तब तक तो जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते, नए इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आ जाता है, नई जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट में नहीं आ जाते, तब तक तो जो पुराने स्पीकर थे वो प्रिजाइड करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं प्रोटेम स्पीकर। जब तक स्पीकर के इलेक्शन नहीं होते, और जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर जो नए स्पीकर हैं वो प्रिजाइड करेंगे। तो ये वो ड्यूरेशन है जब तक नए स्पीकर नहीं बनते हैं और पुराने जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उनको ही बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर, बट लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ। तो प्लीज ये आप अच्छे से कर लेना, लास्ट ईयर यहाँ पे एक चेंज था। प्रोटेम स्पीकर वाज नॉट द सीनियर मोस्ट मेंबर। नेक्स्ट, जो प्रेसिडेंट हैं वो ओथ एडमिनिस्टर करते हैं टू द स्पीकर प्रोटेम। नेक्स्ट इज वो प्रिजाइड करते हैं फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। नेक्स्ट इज वो ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं। नेक्स्ट इज वो इनेबल करते हैं हाउस को टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर और अपना ऑफिस छोड़ देते हैं आफ्टर द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। नेक्स्ट आता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा। तो ये नॉमिनेटेड किए जाते हैं अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा। यहाँ पे जो स्पीकर है वो नॉमिनेट करते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ अप टू 10 चेयरपर्सन्स। इनमें से कोई एक प्रिसाइड करेगा हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अगर वो नहीं है then one among those 10 chairperson will preside the house. Next is they hold office until a new panel of chairpersons is nominated. और अगर ये इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है then house can determine any person as chairperson. Next is ये प्रिसाइड नहीं कर सकते over the house when the office of speaker and the deputy speaker is vacant. वैकेंट के केस में ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। इन दैट केस जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे किसी मेंबर को टू प्रिसाइड ओवर द हाउस। टॉकिंग अबाउट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनको भी इलेक्ट किया जाता है बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। तो विद इन द लोकसभा इनको इलेक्ट किया जाता है। जो डेट ऑफ इलेक्शन है वो स्पीकर तय करते हैं। स्पीकर्स की ही ड्यूटी वो करते हैं अगर वो ऑफिस में नहीं है तो वो प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ स्पीकर इज एब्सेंट। वो सबॉर्डिनेट नहीं होते स्पीकर के बट दे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द हाउस।
अगर वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में उनकी अपॉइंटमेंट होती है एज ए मेंबर, तो ऑटोमेटिकली वो उसके चेयरमैन बन जाते हैं। कंसेंसस ये है कि जो स्पीकर होते हैं, ही इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर ही इज फ्रॉम द ओपोजिशन पार्टी। अगर वो प्रिजाइड कर रहे हैं हाउस को, इन दैट केस ही कैन बी एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट, अगर टाई हो जाता है तो। एंड तीन कंडीशंस जब इनके ऑफिस वैकेंट हो सकते हैं, दैट इज अगर वो लोकसभा का मेंबर ना रहें, सेकंड इज अगर वो रिजाइन करें रिटर्न में टू द स्पीकर, थर्ड इज अगर उनको रिमूव किया जा रहा है बाय ए रिजोल्यूशन जिनको पास किया जाता है मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, दैट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। ऐसे रिजोल्यूशन को 14 डेज के प्रायर नोटिस पे ही दिया जा सकता है। तो चलिए, हमने बात कर ली है लोकसभा की। कमिंग टू द राज्यसभा नाउ। टॉकिंग अबाउट द राज्यसभा चेयरमैन, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के। वो प्रिजाइड करते हैं राज्यसभा को। उनको सिर्फ तभी रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से जब उनको वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाए। जो चेयरमैन है, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। चेयरमैन वो वोट नहीं कर सकते हैं ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस, बट उनके पास कास्टिंग वोट होती है कि अगर टाई हो जाता है, इन दैट केस ही कैन वोट। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मेंबर नहीं है उस हाउस का, इसलिए वी डू नॉट गिव परमिशन टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो स्पीकर के पास दो ऐसी पावर्स हैं जो कि चेयरमैन के पास नहीं है। स्पीकर डिसाइड करता है व्हाट इज मनी बिल, और उनका जो डिसीजन है वही फाइनल होता है वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। नेक्स्ट इज स्पीकर प्रिजाइड करता है अगर ज्वाइंट सिटिंग होती है तो, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनको भी इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम राज्यसभा, फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर, लाइक लोकसभा। वो भी सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं चेयरमैन के और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द राज्यसभा। वो वेकेट करते हैं अपने ऑफिस को इन बिलो 3 केसेस। अगर वो राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे हैं, अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं टू द चेयरमैन इन रिटर्न, थर्ड वन इज अगर उनको रिमूव किया जाता है बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी से। और इसके लिए भी 14 डेज एडवांस नोटिस देना होगा। यहाँ पे पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा बनता है, जिसे नॉमिनेट किया जाता है अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा। तो चेयरमैन है वो नॉमिनेट करते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अंडर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और उनमें से कोई भी प्रिजाइड कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। तो हमारे जो दोनों हाउस हैं पार्लियामेंट के, उन दोनों में सेक्रेटेरिएट होते हैं। उनके रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस को पार्लियामेंट रेगुलेट करता है। इट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, जो एक परमानेंट ऑफिसर होते हैं, और इनको अपॉइंट किया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ दैट हाउस के द्वारा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन बोथ हाउसेस। सो फॉर ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट के लिए लीडर ऑफ ओपोजिशंस बनाए जाते हैं। तो ये जो है उनके लिए एक कंडीशन है, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी, और जिनकी एटलीस्ट 1/10 सीट आई हो, 1/10 of the total strength of the house, then a person can become leader of opposition. From 2019 to 2024, there was no leader of opposition in Lok Sabha, as this condition 1/10 seats was not met. Next is, this is not mentioned in the Constitution of India. It is mentioned under the Parliamentary Statute. Also, this was accorded a statutory recognition in 1977. The salary and allowances and other facilities equivalent to the cabinet minister इनको मिलती हैं। For the first time, leader of opposition was recognized in 1969, and USA में जो minority leader होते हैं उसके equivalent हम यहाँ पे leader of opposition बनाते हैं। Next is whip. ये एक political party issue करती है। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही रूल्स ऑफ हाउस में, ना ही पार्लियामेंट्री स्टैच्यूट है ऐसा कोई, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये फिर क्यों हम बनाते हैं, दैट इज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टी दोनों के पास
उनकी खुद की विप होती है पार्लियामेंट में। ये असिस्ट करती हैं फ्लोर लीडर को। ऑल्सो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स एंड सिक्योरिंग देयर सपोर्ट है। तो कोई भी मेंबर विप के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अगर वो चला जाता है तो उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज लीडर ऑफ द हाउस। इट इज ऑल्सो इन बोथ द हाउसेज। तो एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, दे आर मेंशन्ड अंडर द रूल्स ऑफ हाउस। अगर प्राइम मिनिस्टर मेंबर है लोकसभा के तो ही विल बी द लीडर ऑफ हाउस। एल्स जिसको वो नॉमिनेट करेंगे दैट मिनिस्टर विल बी द लीडर ऑफ द हाउस। सिमिलरली राज्यसभा में भी जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे ही विल बिकम द लीडर ऑफ हाउस इन द राज्यसभा। Prime Minister can nominate a deputy leader as well of that house. In USA, majority leader and in India, leader of the house, both are same. Coming forward. Now talking about the sessions of the parliament, the first one is summoning. President summons each house of the parliament to meet. यहाँ पे क्या बात होती है, जब समन होता है तो सबको आके पार्लियामेंट सेशन अटेंड करना होता है। जो इसकी मैक्सिमम गैप की जो बात है दो सेशंस के बीच में, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। यूजुअली हम इंडिया में 3 बार मिलते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। बजट सेशन फ्रॉम फरवरी टू मई, मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर, विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, वी कैन चेंज इट एनी टाइम। जो सेशन ऑफ पार्लियामेंट है वो एक पीरियड है बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन। सेकंड पॉइंट आता है रिसेस। जब प्रेरोगेशन के बाद दोबारा से हमारा सेशन मिलता है, उस बीच की जो ड्यूरेशन है उसको हम रिसेस बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिलेटेड टू द टर्मिनेशन ऑफ सेशन। पहली बात आती है एडजर्नमेंट। यहाँ पे हम सस्पेंड करते हैं वर्क को फॉर ए स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, जो कि आवर्स में, डेज में, वीक्स में हो सकता है। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस करता है। बट इफ वी टॉक अबाउट एडजर्नमेंट सिनेडाई, ये टर्मिनेशन इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता है। यहाँ पे नेक्स्ट असेंबली का जो सेशन है उसके बारे में कोई डेट नहीं दी जाती। ये भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही करते हैं। डज नॉट अफेक्ट द बिल और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब है कि जो सेशन है एंड सिटिंग, ये दोनों ही टर्मिनेट हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट सैनिडाई, सिर्फ जो सिटिंग है दैट इज सस्पेंडेड या टर्मिनेटेड। यहाँ पे बात की गई है दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रेरोगेशन है दैट इज नॉट डन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस। इट डज नॉट अफेक्ट एनी बिल और एनी बिजनेस पेंडिंग, बट जो नोटिसेस होते हैं दे लैप्सेस ऑन प्रेरोगेशन और फ्रेश नोटिस हैव टू बी गिवन फॉर द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन मीन्स लोकसभा कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है। ये सिर्फ लोकसभा की ही हो सकती है, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं जो राज्यसभा है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। दैट इज अ परमानेंट हाउस। इट एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस एंड ए न्यू हाउस इज constituted after the general elections are held. लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन का, कि जो टेन्योर है वो ही कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है whenever the president decide to dissolve the house। अगर उनको लग रहा है कि मेजोरिटी नहीं बन रही है तो he or she can dissolve the house। नेक्स्ट इज द डिसोल्यूशन इज irrevocable। एक बार हो गया मतलब हो गया। और जितने भी बिजनेसेस हैं इंक्लूडिंग बिल्स, मोशन, रेजोल्यूशन, नोटिस, पेटिशन एंड सो ऑन, बिफोर द लोकसभा या फिर उसकी कमेटी, वो सब लैप्स हो जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट सम अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज कोरम। कोरम का मतलब है कि मिनिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए इन द हाउस ताकि जो बिजनेस है वो चल सके। दैट इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर्स इन ईच हाउस। अगर कोरम नहीं है तो या तो मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाएगा या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा। रिगार्डिंग लैंग्वेजेस इन पार्लियामेंट, देखो यहाँ पे ना 3 पॉइंट हैं।
फर्स्ट की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में क्या है, एंड थर्ड प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास क्या कोई अलग से पावर है या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि इंग्लिश और हिंदी ये दोनों ही लैंग्वेजेस हैं जिनमें बिजनेस चल सकता है। नेक्स्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसमें भी सिमिलर बात है कि इंग्लिश को अलोंग विद हिंदी के बारे में बात की हुई है। थर्ड पॉइंट इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर कोई अपनी मदर टंग में बात करना चाहता है तो ऐसी परमिशन भी दी जा सकती है बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर वोटिंग की बात करें तो मेजोरिटी डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। ऑल्सो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो वोट कास्ट करते हैं इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, दैट इज अगर टाई हो जाता है तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते। लेम डक सेशन लास्ट सेशन होता है एग्जिस्टिंग लोकसभा का, जिसके बाद नई जो लोकसभा है वो इलेक्ट होके आती है। लेम डक सेशन, लेम डक्स किसे कहते हैं, वो मेंबर्स जो कि एग्जिस्टिंग लोकसभा में तो हैं बट वो री इलेक्ट होके नहीं आए हैं। अब बात कर लेते हैं राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे मेंबर्स की बात नहीं हो रही है, ओनली द मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। तो उनके पास पावर है कि दे हैव राइट टू स्पीक एंड दे कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस, या फिर ज्वाइंट सिटिंग्स में भी वो जा सकते हैं। और ऐसी कोई कमेटी जिसका वो पार्ट नहीं है, दे कैन टेक पार्ट इन दैट बट वो वोट नहीं कर पाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द लैप्सिंग ऑफ बिल्स ऑन डिसोल्यूशन। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, अगर कोई बिल पेंडिंग है लोकसभा में, चाहे वो लोकसभा में ही ओरिजिनेट हुआ था या फिर वो राज्यसभा से आया था, तो ऐसा बिल लैप्स हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा बिल जो लोकसभा में पास हो चुका है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है तो वो भी लैप्स हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द बिल दैट डज नॉट लैप्स। फर्स्ट पॉइंट है कोई ऐसा बिल जो कि दोनों ही हाउस में पास नहीं हुआ है और प्रेसिडेंट ने नोटिफाई किया है कि एक ज्वाइंट सिटिंग होगी एंड इन दैट वी विल डिसाइड। तो उसके बाद अगर मान लो डिसोल्यूशन हो जाता है तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। अगर एक बिल राज्यसभा में पेंडिंग है और उसको लोकसभा ने पास नहीं किया है तो ऐसा बिल भी लैप्स नहीं होगा। अगर कोई बिल दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है और वो प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए पड़ा है तो भी वो लैप्स नहीं होगा। अगर कोई बिल दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है और वो प्रेसिडेंट के बाद दोबारा के पास दोबारा से आया है फॉर रिकंसिडरेशन तो वो बिल भी लैप्स नहीं होगा। तो कमिंग फॉरवर्ड, आर्टिकल्स रिलेटेड टू द पार्लियामेंट, इनको हम तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। फर्स्ट वन इज द जनरल, सेकंड इज द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड थर्ड रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। तो जनरल जो है वो आर्टिकल 79 टू 88 में आ जाएंगे। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट के जो आर्टिकल्स हैं दे आर फ्रॉम आर्टिकल नंबर 89 टू 98 एंड डिस्क्वालिफिकेशन के 101 टू 104। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। तो आज का लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 हमने 1971 में जो वहाँ पे जो एलोकेशन ऑफ सीट थी ना उनको 2000 तक 1971 वाले सेंसस के अकॉर्डिंग रख दिया। तो ये फ्रोज कर दिया था हमने। रीजन क्या है कि 1971 में जो वॉर हुई थी उसके बाद काफी इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में आ गए थे। फिर नेक्स्ट 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। वहां पे जो वोटिंग एज थी वो 21 से 18 इयर्स कर दी, मिनिमम एज। फिर 2001 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। वहां पे जो हमने 2000 तक फ्रोज की थी वो हमने फर्दर 2026 तक फ्रोज कर दी। देन इन 2003 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें बात की गई कि जो डिलिमिटेशन है वो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग हो, नोट द 1991 सेंसस। लेकिन ईच स्टेट को कितनी सीट्स एलोकेटेड हैं वो ऑल्टर नहीं होगा। फाइनली 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें हमने रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया टू एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज। एंड नेक्स्ट इज एंग्लो इंडियंस
का जो नॉमिनेशन था टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज उनको एक्सटेंड नहीं किया। दोस्तों, ये था पार्लियामेंट पार्ट 1 का क्विक रिवीजन मॉड्यूल। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही और रिवीजन सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपीएससी फीड हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करें फॉर एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल एंड अपडेट्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।